नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आपको थंबनेल से वैसे पता चल गया होगा, पर फिर भी आप हमारा जो यूनिट 8 के टॉपिक बचे हुए हैं तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के बाद हमने जो टॉपिक देखने हैं आज वो है विधि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और अन्य जो उसके साथ सहायक टॉपिक आ जाते हैं उनको देखना है। ठीक है, हमको सीधे चालू करते हैं वीडियो को। इसमें विधि शिक्षा क्या होती है आदि के बारे में हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है आपका विधि शिक्षा क्या होती है उसको देख लेते हैं। विधि शिक्षा जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कानूनी शिक्षा भी बोलते हैं। कानूनी शिक्षा के रूप में भी क्या है जानते हैं। ठीक है, लॉ एजुकेशन क्या है, लॉ एजुकेशन के रूप में उसको जानते हैं। तो लीगल एजुकेशन अथवा लॉ एजुकेशन इन इंडिया जनरली रिफर्स टू द एजुकेशन ऑफ लॉयर्स बिफोर एंट्री इनटू द प्रैक्टिस। मतलब किसी भी लॉ प्रैक्टिस में जाने के पहले विधि की प्रैक्टिस करते हैं ना हम, वो बोलते हैं कि हम क्या हैं, एडवोकेट हैं। एडवोकेट बनने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था चलती है हमारे देश में उसको क्या बोला जाता है, विधि शिक्षा बोला जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, एजुकेशन लॉयर बनने के लिए आपको जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसको क्या बोला जाता है, लीगल एजुकेशन, विधि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, लॉ एजुकेशन बोल सकते हैं आप। ठीक है, लीगल एजुकेशन या लॉ एजुकेशन इन इंडिया इज ऑफर्ड एट अ डिफरेंट लेवल्स बाय द ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये किन किन स्तरों पर क्या है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, क्या है, कुछ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, जैसे क्या है पुरानी यूनिवर्सिटी चल रही है। जैसे उदाहरण के लिए क्या बात करें, मध्य प्रदेश में क्या है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी चलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी चलती है। तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी कुछ संबद्ध कॉलेजेस होंगे और उसका अपना क्या है एक यूटीडी भी है, उसका अपना क्या है एक यूटीडी भी है। ये क्या है पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको डिग्री प्रदान कर रहे हैं किसके संबंध में, विधि शिक्षा के संबंध में। इसके अलावा क्या है कुछ स्पेशल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। सरकार को बाद में कुछ चीज़ें समझ में आई कि हमको क्या इस क्षेत्र में एक कुछ स्पेसिफिक काम करने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल से बात कर लें कि क्या बरकतुल्ला द्वारा इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान नहीं की जा रही थी। ठीक है, क्या अन्य कॉलेज द्वारा इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान नहीं की जा रही थी, सब की जा रही थी। उसके बाद भी हमको आईआईटी और एनआईटी क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। वैसे ही क्या है इन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज पारंपरिक विश्वविद्यालयों के अलावा भी हमको कुछ इसी प्रकार के इंस्टीट्यूट्स की आवश्यकता थी। इसी कारण क्या चालू किया गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ठीक है, और कुछ अन्य लॉ स्कूल खोले गए। क्या खोले गए, कुछ लॉ स्कूल्स की भी स्थापना की गई। ये लॉ स्कूल्स प्राइवेट स्तर पे भी देखने को मिल जाएंगे आपको और सरकारों द्वारा भी स्थापित देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं और साथ ही साथ कुछ इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो लॉ एजुकेशन है, जो विधि शिक्षा है, इसको आप डायरेक्टली 12th के बाद नहीं ले सकते हैं। डायरेक्टली आप चाहें कि 12th के बाद आप क्या है विधिक शिक्षा लेना चालू कर देंगे तो ये संभव नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, कोई एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है जनरली हमको 12th के बाद ही 12th के बाद हमारे पास बैचलर डिग्री के लिए हमको 4 साल खपाने पड़ेंगे। ठीक है, 4 साल 3 साल जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, तो वो 3 साल हमारे वहाँ चले जाएंगे। उसके बाद हम क्या जाएंगे, विधि शिक्षा में एंटर करेंगे, तो वहाँ पे एक अपना एक अलग समय जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स चलाए जाते हैं। मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है और आपकी जो विधि शिक्षा है दोनों एक साथ चलते रहेंगे। तो इस प्रकार के कोर्सेज क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड कोर्स बोला जाता है। कैसे चलते हैं आगे की स्लाइड्स में हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, लीगल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जा रही है, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से। कुछ स्पेशल लॉ यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, कुछ लॉ स्कूल खोले गए हैं, उनके माध्यम से अंडर ग्रेजुएट कोर्स और इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स चलाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, कौन कौन से डिग्री इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हैं, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। भारत में कानूनी शिक्षा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा, भाई बार काउंसिल ऑफ बीसीआई क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। तो इसके बारे में जो सेकंड लेक्चर हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने सभी काउंसिल्स पढ़ी थी। उनमें से एक काउंसिल क्या थी आपकी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया थी। उसको जाकर के वापस आप उसको देख लेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित एक क्या है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको कैसे स्थापित किया गया, तो अधिवक्ता अधिनियम मतलब कि एडवोकेट्स एक्ट, किसके तहत, एडवोकेट्स एक्ट के तहत की 1961 की धारा 4 के तहत इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। अब सीधी सी बात है, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, पहले ही बताई गई है कि अगर कोई निकाय किसी विधान के तहत स्थापित होता है, अगर कोई निकाय, अगर कोई बॉडी किसी विधान अथवा एक्ट के तहत स्थापित होता है तो उसको क्या बोला जाता है, वैधानिक आयोग बोला जाता है, वैधानिक निकाय बोला जाता है। ठीक है, तो 1961 की एडवोकेट एक्ट के तहत ये स्थापित हुआ था। भारत में कानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी संस्थान को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा क्या है, अनुमोदन लेना पड़ता है। मतलब सिंपल समझ लो, सिर्फ ये बहुत आसान प्रोसेस। अगर आपको फार्मेसी एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो आपको पीसीआई से अनुमोदन लेना पड़ेगा। किससे अनुमोदन, पीसीआई से। अगर आपको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो आपको एआईसीटी से अनुमोदन लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से कि अगर आपको लॉ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, उनसे अनुमोदन लेना पड़ेगा और उनके बनाए नियमानुसार क्या करना पड़ेगा, स्वयं के संस्थान को संचालित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा विधिक शिक्षा है उसके संबंध में कुछ
कुछ बेसिक चीज़ें थी हमारी जिसको हमने यहाँ पर देखा। अब जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या चलते हैं, कुछ डिग्री कोर्सेज चलाए जाते हैं, कुछ इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ठीक है, तो इन इंडिया स्टूडेंट कैन परस्यू लीगल कोर्स ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया ना कि जब तक आपके पास बैचलर डिग्री नहीं आ जाएगी तब तक आप क्या है भारत में लीगल कोर्स लीगल जो विधि शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। हाउएवर Following the National Law School model, one can study law as an integrated course 5 years program after senior secondary education। ठीक है, सिंपल सी बात क्या हो गई, या तो क्या कर लीजिए आप डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और फिर क्या कर लीजिए आप विधि शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है आपके पास कुछ इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं, मतलब आपको डिग्री को मतलब बैचलर कोर्स भी साथ में करा दिया जाएगा और साथ ही साथ क्या चलता रहेगा आपका लॉ एजुकेशन भी चलती रहेगी। ठीक है, तो सामान्य सा क्या प्रोसेस हो गई, या तो क्या कर लीजिए आप डायरेक्टली कर लीजिए बैचलर डिग्री के बाद। तो कैसे करेंगे आप, बैचलर ऑफ लॉ होता है, एलएलबी होता है, इसकी ड्यूरेशन कितने साल रहेगी, 3 साल रहेगी। पर पहले आपको 3 साल कहाँ रख कर क्या करके आना होगा, डिग्री कोर्स करके आना होगा, या फिर 4 साल का डिग्री कोर्स तो उसको करके आना होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, 3 साल का एलएलबी करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका क्या होता है, इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं। इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के तहत क्या होता है, बीएलएलबी हो गया जैसे, तो इसमें क्या है आपको एलएलबी के साथ क्या है बीए मतलब कि क्या है आपको बैचलर डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बीएससी के साथ एलएलबी चलता है, बीबीए के साथ एलएलबी चलता है, बीकॉम के साथ एलएलबी चलता है। और इन कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या होती है, 5 साल की होती है। ठीक है, इन कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या है, 5 साल की होती है, और इन कोर्सेज की ड्यूरेशन जो ऊपर वाले 3 की क्या होती है, 3 साल होती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अंडर ग्रेजुएट कोर्स के संबंध में हो गया। इसके बाद आता है आपका मास्टर्स के संबंध में। मास्टर्स के संबंध में क्या आता है, एलएलएम चलता है 1 और 2 ईयर का प्रोग्राम। इसके अलावा क्या है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस लॉ चलता है और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी चलता है। मतलब क्या हो जाता है आपका पीएचडी प्रोग्राम इसमें चलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद करके रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है, जैसा भी हमने पीछे डिस्कस किया था, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तहत हमने क्या देखा हुआ था, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल के तहत, 1 मिनट ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जैसे पीछे की क्लास में हमने देख लिया था कि नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी चलाए जा रहे हैं। ठीक है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, इसका मतलब क्या हो जाता है कि जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो आपके डिग्री कोर्सेज हैं एलएलबी की इसमें विधि शिक्षा के संबंध में, वो 2 तरीके से चलाए जाते हैं। 2 तरीके कौन कौन से हो जाते हैं, एक तरीका क्या हो जाता है आपका ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो चलाया जा रहा है। दूसरा तरीका क्या हो जाता है कि सरकार ने कुछ क्या कर दिया है, लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी स्थापित किए हैं। अब इसके बारे में आपको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे पहले भोपाल के बारे में दिया हुआ है, पर उसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये कैसे चालू हुए, प्रोग्राम कैसे चालू हुआ। तो एनएलयू बेंगलोर क्या है, पहला एनएलयू है। ठीक है, एनएलयू क्या है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्या है, पहली लॉ यूनिवर्सिटी है जो कब स्थापित की गई थी, 1986 में स्थापित की गई थी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे देश में टोटल 22 एनएलयू चल रहे हैं। कितने, टोटल 22 एनएलयू चल रहे हैं, जिनमें से एक कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ है, भोपाल में। ठीक है, तो जो भोपाल वाला एनएलयू है वो कब स्थापित किया गया था, 1997 में स्थापित किया गया था। ये इस प्रकार का मतलब ये जो एनएलयू वाली कैटेगरी है, इस कैटेगरी में क्या है अपने स्तर अपने संबंध में दूसरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, दूसरी क्या थी, ये जो 22 है उनमें से दूसरे नंबर पे कौन आई थी, हमारे भोपाल में स्थापित किया गया था। पहले नंबर पे कौन था, बेंगलुरु में स्थापित 1986 वाला एनएलयू था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण संस्थान आ जाता है, कई बार आपने नाम सुना होगा इसलिए उसको वहाँ पढ़ लेते हैं। ये क्या है, नालसार, नेशनल एकेडमी फॉर लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। ठीक है, इसको ये कहाँ है आपके, हैदराबाद में। ये कहाँ है आपके, तेलंगाना हैदराबाद में है। ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना हैदराबाद आ जाएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, तेलंगाना आएगा। ठीक है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च नालसार वाज एस्टेब्लिश 1998 बाई स्टैट्यूट ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मतलब उस समय क्या है आंध्र प्रदेश का अधिनियम जो बना हुआ था उसके तहत स्थापित किया गया था। बट अब अभी की आज की तारीख में क्या सब तेलंगाना में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये 1998 का 1998 में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इसी 22 में से क्या है, एक है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। जो भोपाल वाला है, भोपाल वाले का जो 1997 जो स्थापित किया उसका मोटो क्या है, उसका टैगलाइन क्या है, तो यत्नवान सुख मेधते। क्या है, यत्नवान सुख मेधते। अथवा जो आपका नालसार है उसकी टैगलाइन क्या है, धर्मे सर्व प्रतिष्ठितम, धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम। ठीक है, तो इनको आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसको आपको इसलिए याद करके रखने की आवश्यकता है कि हमारे देश में लॉ के संबंध में बहुत सारे जो काम चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो हमारी जो मेन बॉडी है, हायर अथॉरिटी कौन है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को कब स्थापित किया गया था, 1833 में स्थापित किया गया था। किसके तहत, हमारा जो इंडियन चार्टर एक्ट आया था 1833 वाला। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम जो आया था 1833 वाला, उसके तहत चार्टर एक्ट जो आया था 1833 वाला, उसके तहत इसको स्थापित किया गया था। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो लेकर के आई थी। बाद में अलग अलग कालखंड में उसको क्या हो जाता है, अलग अलग रूप में हम उसको देखते रहते हैं।
आज की तारीख में अगर हम इसकी बात करें उसके संबंध में, तो ये टोटल इसके 3 डिपार्टमेंट है। कौन कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट्स के तहत ये पूरी मिनिस्ट्री क्या होती है? संचालित होती है, कार्य करती है। एक लीगल अफेयर डिपार्टमेंट हो गया, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट हो गया और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हो गया। ठीक है, अब ये जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरी मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के जो केंद्रीय मंत्री हो कौन है? किरेन रिजिजू साहब हैं। और इस पूरी व्यवस्था के जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो कौन है? एसपी सिंह बघेल हैं। ठीक है, तो आपको 2 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? किरेन रिजिजू का नाम याद रखना है और एसपी सिंह बघेल का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? विधि शिक्षा के संबंधित संस्थान हो गया। अब आते हैं भारत में चिकित्सा शिक्षा, भारत में मेडिकल एजुकेशन। देखो, ये जो चिकित्सा शिक्षा अथवा मेडिकल एजुकेशन का जो टॉपिक है आपका, बहुत ही व्यापक टॉपिक है। ठीक है, अब होता क्या है ना, कई बार क्या अधिकांशता क्या होता है कि इस प्रकार के टॉपिक क्या होते हैं? ओपन एंडेड टॉपिक होते हैं। ओपन एंडेड मतलब कहाँ से चालू करना है, कहाँ खत्म करना है, किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के मतलब बहुत सारे हैं। एक मेडिकल एजुकेशन सामान्य सा मतलब क्या निकल के आता है कि जो एलोपैथी वाला कोर्सेज चल रहा है वो क्या होता है? मेडिकल एजुकेशन होती है। दूसरा परसेप्शन क्या निकल के आता है कि जो डॉक्टर्स के कोर्सेज चल रहे हैं वो सिर्फ क्या होते हैं? मेडिकल एजुकेशन होते हैं, जिसमें क्या डॉक्टर कोर्स में आपका पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां भी आ जाएंगी और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां भी आ जाएंगी। तीसरा तरीका क्या निकल के आता है कि भाई इनके साथ, ये सब के साथ क्या आ जाता है आपका? पैरामेडिक वाले भी क्या है, कई बार मेडिकल में शामिल कर ले जाते हैं, जो पैरामेडिकल कोर्सेज चलते हैं। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्सेज में क्या क्या आ जाता है आपका? फार्मेसी हो गया, नर्सिंग हो गया, या अन्य जो चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं। ठीक है, अन्य जो चीज़ें साथ में चल रही है वो सब किसके तहत आती है? पैरामेडिकल के तहत आती हैं। तो ये क्या है? बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके तहत क्या क्या शामिल किया जाएगा एग्जैक्टली नहीं पता होता है किसी को। फिर भी हम अपने स्तर पर इसको करते हैं। द स्टैंडर्ड एंट्री टू प्रैक्टिस डिग्री इन मॉडर्न एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इन इंडिया। क्या है? हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो सामान्य तरीका बताया जाता है वो क्या होता है? एमबीबीएस वाला। कौन सा? जिसको हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति के रूप में जानते हैं, जिसको हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में जानते हैं। ठीक है, वैसे एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद भी है, एविडेंस बेस्ड यूनानी भी है, होम्योपैथी, सब एविडेंस बेस्ड। बिना एविडेंस के किसी में कहीं काम, अगर बिना एविडेंस के हो जाएगी तो चिकित्सा कैसे होगी? ठीक है, बट फिर भी चूंकि जैसे जिस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है वो तरीका क्या है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में बोला जाता है उसको। तो वो क्या हो जाती है आपकी आधुनिक चिकित्सा पद्धति? वो कौन सी है? एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके इतर कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम हमारे देश में मौजूद हैं। उसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम में क्या क्या आ जाता है आपका? तो पारंपरिक पद्धतियाँ कौन कौन सी चल रही हैं? बीएमएस चल रहा है आयुर्वेद में, आयुर्वेद के संबंध में। बीयूएमएस चल रहा है यूनानी के संबंध में। बीएसएमएस चल रहा है सिद्धा के संबंध में। बीएचएमएस चल रहा है होम्योपैथी के संबंध में। और बीडीएस चल रहा है, एक मिनट है ना, यहाँ पे बीडीएस नहीं लिखा हुआ है, बीडीएस चल रहा है आपका डेंटल एजुकेशन के संबंध में। किसके संबंध में? डेंटल एजुकेशन के संबंध में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी किसके संबंध में? चिकित्सा के उसमें। अगर हम बात करें सिंपल साहब एमबीबीएस के संबंध में, तो हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं, एम्स क्या है? 25 हैं। इन 25 एम्स में से 20 क्या है? फंक्शनल है। ठीक है, ये जो डेटा है 25 एम्स का आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिलेगा। मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जाएंगे तो कुछ और डेटा मिलेगा, विकीपीडिया में जाएंगे तो आपको कुछ और डेटा मिलेगा। पर अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारे देश में 25 एम्स हैं। 25 एम्स में से 20 क्या हैं? आपके फंक्शनल हैं। फंक्शनल में दो तरीके होते हैं। कुछ क्या होते हैं? पार्शियली फंक्शनल होते हैं, कुछ क्या होते हैं? फुल्ली फंक्शनल होते हैं। पार्शियली अधिकांशता इसमें से क्या है? 20 में से पार्शियली फंक्शनल है, कुछ ही क्या है इसमें से फुल्ली फंक्शनल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 20 हो गया। बाकी बचते हैं 5। 5 में से कुछ क्या है? प्रपोज्ड कंडीशन में है। प्रपोज्ड कंडीशन मतलब, और कुछ क्या हो जाते हैं अलग अलग स्टेजेस में, कागज में, कुछ कागज में पड़े हुए हैं अभी। ठीक है, कागज में मतलब मंत्री जी के कागज में अभी क्या है? सड़ रहे हैं वो। ठीक है, तो एम्स क्या हो जाते हैं? 25 जाते हैं। इसके अलावा क्या? राष्ट्र स्तरीय कुछ मेडिकल कॉलेज हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं? राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेज हो जाते हैं, कुछ क्या हो जाता है? पिजमार जो चंडीगढ़ है हमारा, उस प्रकार के कॉलेज हो जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के इसमें क्या है? कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? इस प्रकार से हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन क्या है? संचालित हो रही है। नेक्स्ट आता है इसका रेगुलेशन कौन करता है। तो रेगुलेशन के संबंध में आपको बेसिक जो जानकारी थी हमने देखी हुई थी कि जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, कौन सा? मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, मतलब कि एलोपैथी वाला या एमबीबीएस इसको बोलते हैं। उसके रेगुलेशन के लिए क्या होता था? पहले एक एमसीआई होती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी, जिसको बाद में क्या कन्वर्ट कर दिया गया 2019 में नेशनल मेडिकल कमीशन में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इन टर्म्स ऑफ ओवरसाइट मतलब रेगुलेशन के लिए, तो जो आयुष सिस्टम है उसमें क्या हो जाता है? ICCIM चलता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन चलता है। ठीक है, ये जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन हो जाता है, ये आगे चलकर कई हिस्सों में टूटता है, जिसमें क्या आ जाता है आपका? CCH जाता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन। इस प्रकार से वो क्या हो जाता है? फर्दर हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाता है? MCI और NMC वाला आपने क्या है जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे देख लिया। इसके अलावा क्या था आपका? डेंटल एजुकेशन वाला।
तो जो डेंटल एजुकेशन है उसके रेगुलेशन के लिए, उसके ओवरसाइट के लिए क्या है, डेंटिस्ट एक्ट बनाया गया था। कब? 1948 में। उस डेंटिस्ट एक्ट के तहत किया जाता पूरी हमारी डेंटल एजुकेशन एंड द प्रोफेशन ऑफ डेंटिस्ट्री है वो थ्रू आउट द इंडिया मैनेज किया जाता है। किसके तहत? डेंटिस्ट अधिनियम 1948 के तहत। ठीक है, तो इसको आपको क्या है ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आते हैं कृषि शिक्षा के संबंध में। कृषि शिक्षा के संबंध में अलग अलग पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या क्या आ जाता है आपका कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग आता है, जो कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारे देश में कृषि शिक्षा के संबंध में जो भी काम हो रहा है, जो भी काम मतलब, ठीक है, ग्रास रूट लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक सब काम किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? ICAR द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, जो कि क्या है, एक स्वायत्त शासी संस्था है। 16 जुलाई 1929 को इसको स्थापित किया गया था। किसके तहत? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1960 के तहत इसका पंजीकरण किया गया था, रॉयल कमीशन की सिफारिश पर। ठीक है, रॉयल कमीशन की सिफारिश पर सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत 16 जुलाई 1929 को इसको स्थापित किया गया। तब इसको क्या नाम दिया गया था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं आपको यहाँ पर? रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत 16 जुलाई 1929 को स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। बाद में नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये बहुत सारी चीज़ों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। किन किन क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करता है उसको हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले कि यह देश भर में फैले इसके 101 कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं, और भी कई सारी चीज़ें इसके तहत संचालित है, जिसके तहत क्या कर रहे हैं? शिक्षा क्या है प्रदान करता है। ठीक है, अब ये किन किन क्षेत्रों में डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है? तो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट हो गया, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग हो गया। इन सब में बैचलर कोर्स भी प्रोवाइड करता है, इन सब में क्या है मास्टर्स कोर्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और कुछ कुछ में क्या है PhD कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा क्या है, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, मत्स्य पालन हो गया, आपका फॉरेस्ट्री में क्या जाता है, उद्यानिकी वगैरह आ जाता है। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट हो गया, हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी आ जाएगा, ये वानिकी हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट्री क्या है आपका? वानिकी है, और ये क्या है? उद्यानिकी है। एग्रीकल्चर एंड फूड बिजनेस हो गया, क्रॉप फिजियोलॉजी हो गया, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेरिकल्चर, रेशम पालन और प्लांट पैथोलॉजी, इन सब के संबंध में कोर्सेज क्या है चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके तहत बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं। कौन कौन सी? सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में चल रही है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में चल रही है, और राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ चल रही? पूसा में। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं इसकी। कौन कौन सी? इम्फाल में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, और राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी पूसा बिहार में। ठीक है, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसकी स्टेट यूनिवर्सिटी में आ जाओ, स्टेट यूनिवर्सिटी इसकी कितनी है? 59 है। अभी हमने डिस्कस किया था ना, इसकी 59 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। इसमें से मध्य प्रदेश में कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आपका ग्वालियर में है, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। नानाजी देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? जबलपुर में। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है आपके? जबलपुर में। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट यूनिवर्सिटी किसके तहत संचालित है? ICAR के तहत संचालित है। कौन कौन सी? राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी, और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में। ठीक है, ये दोनों जबलपुर में हो गई, और ये कहाँ हो गई आपके? ग्वालियर में हो गई। इसको आपको याद रखना है। अब आता है कुछ समतुल्य यूनिवर्सिटी, मतलब क्या है? कुछ समकक्ष विश्वविद्यालय। समतुल्य मतलब समकक्ष विश्वविद्यालय जो इसी से मान्यता प्राप्त होकर के चल रहे हैं। जैसे क्या हो जाता है, ये सिर्फ 4 है, इनकी संख्या सिर्फ 4 है। कौन कौन से? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, ये आपको पता ही होगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, और केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, सॉरी मुंबई। ठीक है, क्या क्या हो गया? कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में हो गया, डेयरी वाला कहाँ हो गया? करनाल में, पशु चिकित्सा वाला कहाँ हो गया? इज्जतनगर में, और मत्स्यिकी वाला मत्स्यन वाला कहाँ हो गया आपके? मुंबई में। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है कुछ अन्य संस्थान चल रहे हैं इसके तहत। इसके अन्य संस्थानों की संख्या कितनी? 63 है। हम सिर्फ यहाँ पे वही पढ़ेंगे जो हमारे कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से? एक कृषि अभियांत्रिकी है भोपाल में, एक मृदा विज्ञान संस्थान है सॉइल मैनेजमेंट वाला, सॉइल साइंस वाला, वो यहाँ भोपाल में है। एक क्या है? उच्च शिक्षा पशुरोग, मतलब कि क्या हो जाता है आपका? एनुअल डिजीज संबंधी एक संस्थान हो गया। ठीक है, हाई सिक्योरिटी एनुअल डिजीज इंस्टीट्यूट हो गया आपका भोपाल में, और भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कहा जाता है आपके मऊ में। टोटल 4 संस्थानों में, टोटल 63 संस्थानों में से 4 कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? कृषि अभियांत्रिकी भोपाल में, मृदा विज्ञान भोपाल में, उच्च सुरक्षा पशु रोग भोपाल में, और बीज विज्ञान संस्थान मऊ में है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है।
इसके बाद आते हैं इनके कुछ राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ये आपको सभी याद रखने की आवश्यकता है, जिसकी जिनकी संख्या क्या है 14 है, जिनकी संख्या क्या है 14 है। कौन कौन से? केला के संबंध में हो गया त्रिची में, अंगूर के संबंध में पुणे में। ये सब याद करने के, रट्टा मारने की चीजें हैं, आप याद कर लीजिएगा इत्मीनान से घर में बैठ करके, ठीक है। केला के संबंध में त्रिची में हो गया, अंगूर के संबंध में पुणे में हो गया, लीची के संबंध में कहाँ है? मुजफ्फरपुर में, लीची मुजफ्फरपुर। अनार के संबंध में सोलापुर में हो गया, ठीक है, सोलापुर महाराष्ट्र। ऊंट के संबंध में कहाँ है? बीकानेर में है। अश्व के संबंध में, घोड़े के संबंध में हिसार में है। मांस के संबंध में हैदराबाद में है। मिथुन एक प्राणी होता है, ठीक है, एक जानवर रहता है मिथुन, बैल जैसा दिखता है, ठीक है, इसके संबंध में नागालैंड में हो गया। ऑर्किड के संबंध में सिक्किम में हो गया। ऑर्किड फूल हो गया, फूल वगैरह के संबंध में। शुकर के संबंध में गुवाहाटी में है। पादप और जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में नई दिल्ली में हो गया। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। याक के संबंध में जो पशु होता है उसका संबंध में कहाँ है? केमंग में दिया गया। केमंग कहाँ है? हमारे अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय समन्वित नासीजीवी प्रबंधन केंद्र, वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ये इनमें से क्या अधिकांश को आपको याद रखने का प्रयास करना है, ये क्या है आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है आपका चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा और अन्य जो संबंधित टॉपिक थे वो क्या होते हैं आपके समाप्त होते हैं। और यहाँ के इसके साथ ही क्या होता है आपका ये लेक्चर भी यहाँ से क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।